लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित है, खास करके प्रशासनिक सुधारों के मामले में। तो इनके समय में जिले के समस्त अधिकार किसके हाथों में थे? कलेक्टर के। कलेक्टर बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। जिले के अधिकार, जिले के समस्त अधिकार ये कलेक्टर के हाथों में थे इनके समय में। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए नियुक्ति की। ठीक है, ये भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की। भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की थी। भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की थी और जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया था। भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया था। जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया था। ठीक है, किसने किया था? इसी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, 1793 में क्या करवाया था? कॉर्नवालिस कोड। ये क्या था? किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण। अर्थात न्यायपालिका का काम है तो न्यायालय करेगा, कार्यपालिका का काम है तो कार्यपालिका करेगा। इस ढंग से ये इन्हीं शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। क्या? कॉर्नवालिस कोड। ठीक, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, फिर 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और वो केवल संग्राहक अभिकर्ता रह गया। वास्तव में पहले जिला कलेक्टर के पास न्यायिक शक्तियां भी थी, लेकिन 1793 में एक विनियम पास किया गया। 1793 में एक विनियम मतलब नियम विनियम एक ही बात होती। एक विनियम के द्वारा क्या किया गया? जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां ले ली गई, न्यायिक शक्तियां वापस ले ली गई, यानी शक्ति का पृथक्करण किया गया और कलेक्टर को केवल संग्राहक यानी राजस्व संग्राहक, समाहर्ता है ना, राजस्व संग्राहक क्या बनाया गया? राजस्व संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। राजस्व संग्राहक अभिकर्ता। समाहर्ता पद मौर्य काल का है, इसी टाइप का पद है। संग्राहक अभिकर्ता। अभिकर्ता किसको बना दिया गया? जिला कलेक्टर को। संग्राहक मतलब राजस्व संग्राहक। ठीक है, राजस्व संग्राहक अभिकर्ता। ये 1793 के एक विनियम द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, और जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित करते हुए संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई। एक काम तो हुआ, पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि,
वेतन में वृद्धि। दूसरा जो सबसे अच्छा काम हुआ वो ये हुआ था कि पहले जमींदारों को पुलिस शक्तियां थी, वो अपने से पुलिस नियुक्त करके कार्रवाई करते थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। उसने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। ठीक है, अब आप पुलिसिंग नहीं करेंगे, ये अच्छा काम किया इसने, वंचित कर दिया। किसने? कार्नवालिस ने ही। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे? कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार, तो उनके व्यक्तिगत व्यापार पर, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, प्रतिबंध लगा दिया। कहने का मतलब है कि जो कंपनी के कर्मचारी होने के नाते आप व्यापार में कर रहे हो उसको तो करते रहो, लेकिन व्यक्तिगत नहीं कर सकते। जैसे उसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो क्या करें कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे, या कोई सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो ट्यूशन पढ़ाने लगे, कोचिंग क्लास, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस टाइप से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, किसने? ये कार्नवालिस के समय में ही, क्योंकि ऐसे गुणवत्ता प्रभावित होती है, कार्यक्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, और जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। क्या किया? जिला में पुलिस थाना बनाया। पुलिस थाना कहाँ बनाया? जिला में बनाया, भी पुलिस थाना बनाया, और दरोगा को इंचार्ज बनाया। किसको? दरोगा को। यानी जो इंचार्ज बना, इंचार्ज मतलब प्रभारी। ठीक है, दरोगा को इंचार्ज बनाया मतलब प्रभारी। ठीक है, तो तभी से दरोगा शब्द जन जन में घुसा है, जबकि अब आधिकारिक रूप से दरोगा शब्दावली नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दरोगा शब्द की बहुत महत्वपूर्ण पद है दरोगा, तभी से, क्योंकि ये इंचार्ज है ना, जो पहला थाना बना जिले का, उसका ये प्रभारी हुआ करता था, तो पावरफुल तो था ही। ठीक है, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ सदर। किसने? भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, कुछ पद बनाए भारतीयों के लिए भी। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, इसमें सेना में सूबेदार। ठीक, सेना में सूबेदार, जमादार, सूबेदार, जमादार, जमादार। और अगला किसमें? प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर। इसमें प्रशासनिक में, प्रशासनिक में क्या हुआ? मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर। मुंसिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर। मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था भारतीयों के लिए। ठीक है, भारतीयों के लिए सेना में क्या होते थे?
सूबेदार, जमादार, और प्रशासनिक में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर तब उतना अधिकार प्राप्त नहीं था आज की तरह, उसके पास न्यायिक शक्तियां नहीं थी। तो भारतीयों को इससे ऊंचा पद, इन सभी से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। जो भी बनाए गए थे भारतीयों के लिए यही सब बनाए गए थे, इससे छोटे पद ही। ठीक है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी। कब? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, ये आप सुने होंगे, अस्थाई बंदोबस्त, इसकी पद्धतियां थी। अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। कब लागू की गई? 1793 में। ठीक है, जिसके तहत जमींदारी को भू राजस्व का, जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, कंपनी को लगभग 10% अपने पास रख लेते थे। इसमें जमींदार क्या करते थे? जमींदार 90% जो भी वसूलते थे उसका 90% किसको देते थे? कंपनी को। ठीक है, और 10% अपने पास रखते थे। 10% अपने पास कौन रखता था? जमींदार। इतना जो वसूली करते थे उसका 90% यहाँ से तात्पर्य, जैसे आप इसको 10/11 और 1/11 भाग के रूप में अगर देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, 10/11 कंपनी को और 1/11 अपने पास रख लेते थे। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अस्थाई बंदोबस्त ये योजना थी सर जॉन शोर की। ठीक है, वास्तव में आप देखिए जो जमींदारी शोषण हुआ भारत में, ये अंग्रेजों के ही देन थी। इसके पहले ब्रिटिश काल में ये जमींदारी टाइप कोई मुगल काल में जमींदारी टाइप कोई शोषण व्यवस्था नहीं थी। ठीक, तो ये शोषण जो था, जमींदारी शोषण, ये ब्रिटिश काल की ही देन है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास, है ना? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार क्या करते थे? भू राजस्व तय करते थे जमींदार। ठीक है, इसमें नियत तिथि पर राजस्व भुगतान नहीं करने पर जमींदारों को उनकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व की जो दूसरी प्रणाली थी वो क्या थी? भू राजस्व वसूलने की दूसरी प्रणाली जो थी, अन्य प्रणालियां थी, वो एक थी रैयत बाड़ी और दूसरी क्या थी? महालवाड़ी। ये रैयत बाड़ी और महालवाड़ी दो अन्य तकनीकियां थी जिसके द्वारा ये जमीन वसूली किया जाता था। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कॉर्नवालिस के लिए ही है क्या? कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम जो भू राजस्व संग्रह करने की विधियों के आधार पर देखेंगे तो कौन सी विधि कितने क्षेत्र पर थी।
ठीक है। तो जैसे जमींदारी था और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, कितने प्रतिशत क्षेत्र में कौन सी पद्धति से वसूली होती थी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। पहले क्या है, जमींदारी, जमींदारी। दूसरी क्या है, रैयतवाड़ी। तीसरी क्या है, महालवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक, ये 3 पद्धतियां थी राजस्व वसूली की। क्या, भू राजस्व संग्रह पद्धति। अभी आगे चलकर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, किस पद्धति को कैसे लागू किया जाता था। तो सबसे पहले यहां पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक। और क्षेत्रफल में जमींदारी में आप देखेंगे तो जमींदारी में 19%, जमींदारी प्रथा के तहत, जमींदारी सिस्टम के तहत 19% क्षेत्रों पर भू राजस्व की वसूली होती थी। ठीक, रैयतवाड़ी में 51% और महालवाड़ी में 30%। रैयतवाड़ी के तहत 51% क्षेत्र था और महालवाड़ी के तहत 30% क्षेत्र था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जमींदारी के कितने प्रतिशत हैं, रैयतवाड़ी के लिए कितने प्रतिशत हैं और महालवाड़ी के लिए कितने प्रतिशत है, ठीक है। और इसमें पक्ष कौन होता था, जमींदारी में जमींदार होते थे, यानी सरकार जमींदार से पैसे लेती थी, आम किसान से नहीं, ठीक है। और रैयतवाड़ी में किसान होता था, यहाँ पर रैयतवाड़ी में किसान से लेती थी सरकार, सीधे किसान से लेती थी। और महालवाड़ी में एक महाल होता था, यानी कुछ जनसंख्या का एक निर्धारित क्षेत्र होता था, वहां पर मुखिया या लंबरदार होता था, उसी से टैक्स लेती थी। इससे मुखिया या लंबरदार सब कुछ निर्धारित सरकार करती थी, और लेकिन वहां मुखिया लंबरदार के पास किसान लोग अपना टैक्स इकट्ठा करते थे, वहीं से सरकार लेती थी, ठीक है। अब आप देखिए योजनाकार कौन थे, योजनाकार, जमींदारी प्रथा के योजनाकार कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर्स। कौन थे, स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर्स। ये इनको नाम जानते रहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर, ये जमींदारी के योजनाकार थे, ठीक है। रैयतवाड़ी के रीड और टॉमस मुनरो थे, रैयतवाड़ी के रीड थे और टॉमस मुनरो, रीड और टॉमस मुनरो थे। इसी तरह महालवाड़ी एक प्रथा थी है जिसके अंतर्गत 30% क्षेत्र थे। कौन, महालवाड़ी। इसके लिए हार्ट, इसके योजनाकार थे हार्ट मैकेंजी, ये महालवाड़ी के योजनाकार थे। हार्ट मैकेंजी, जहां पर 30% वसूली होती थी, और रैयतवाड़ी ये जो 51% क्षेत्र की वसूली होती थी, इसके योजनाकार थे रीड और टॉमस मुनरो। और जमींदारी, इसके योजनाकार थे स्वयं कॉर्नवालिस और जॉन सोर, ठीक। ये थे वसूली का ये तरीका और क्षेत्र, ठीक। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये राजस्व संग्रह की एक पद्धति थी। पद्धतियां 3 थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी। जैसा कि जमींदारी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि 10/11, मतलब कि सरकार 1/11 जमींदार को पास ले लेने का नियम बनाई थी, और 10/11 भाग मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जाता था, ठीक। और वसूली मध्यस्थ जमींदार हुआ करता था। तो इसी तरह रैयतवाड़ी में क्या था कि रैयतवाड़ी में व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते होते थे। क्या, यानी कोई मध्यस्थ नहीं था, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से
किया गया कर समझौता, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किया गया, ठीक है, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते, इन्हीं को क्या कहा जाता था? रैयत बाड़ी। मतलब कि सरकार जो है कर वसूली करेगी अपने किसी अधिक कर्मचारी के माध्यम से सीधे किसानों से, ठीक, अर्थात सरकार सीधे किसानों से ये वसूली करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि आती थी। किसका? ब्रिटिश भारत, मतलब जितना ब्रिटिश सरकार भारत में थी, ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था, क्षेत्र, ठीक, मतलब सबसे ज्यादा 51% भूमि आती थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। 1792 में पहली बार ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर? हाँ, बारामहल जिले में, बारामहल जिले में किसके द्वारा? हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्नल रीड द्वारा, ठीक, कर्नल रीड द्वारा, ये कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी सबसे पहले, ठीक है, कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी, ठीक, 1792 में। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों पर लागू की गई। इस व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? इस व्यवस्था सरकार और किसान के बीच बिचौलिया वर्ग नहीं था। क्या? बिचौलिया वर्ग नहीं, ठीक है, बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, जिसमें वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। स्वामित्व किसको था? स्वामित्व किसानों को ये बेच सकते थे और गिरवी रख सकते थे। ये दो बात है, बेच सकते थे और गिरवी रख सकते थे, ठीक है। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जाती थी। भूमि जब्त, अगर लगान की अदायगी नहीं करेंगे तो भूमि जब्त होगी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा, 30 वर्ष बाद समीक्षा, ठीक। ये समीक्षा की भी बात थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना था, ठीक है। उपज का 1/2 भाग देना था और धन के रूप में देना था। धन के रूप में, ये थी इसकी राजस्व व्यवस्था। फिर इसके बाद आती है महालवाड़ी, ठीक। रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी क्या थी? महालवाड़ी सबसे तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। महाल, जागीर अथवा गांव, ठीक। महाल, जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव के जागीरों के मुखिया या लंबरदार
ठीक है, सीधा संपर्क न करके मुखिया से किया, किसे, मुखिया से या जागीरों से या लंबरदार से संपर्क, ठीक, कर के लिए सीधा संपर्क नहीं, ठीक है, लगान के लिए सीधा संपर्क नहीं, लगान के लिए सीधा संपर्क नहीं, ठीक, लगान के लिए इसमें सीधा संपर्क नहीं किया गया था, ठीक है। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ठीक। यह व्यवस्था गंगा घाटी के आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ भाग तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया, ठीक, मानचित्रों पंजियों का प्रयोग किया गया, ठीक, मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी कौन थे? जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। 1833 में मार्टिन बर्ट, जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई, ठीक है। 1833 में कहा मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन, मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन, मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई, के बंदोबस्त में सबसे अच्छे रूप में सामने आई, ठीक। कहने का मतलब जो सबसे अलग करती है रैयतबाड़ी से और जमींदारी से तो मतलब कि जमींदारों को दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर एक महाल यानी कुछ गांवों के समूह हुआ करते थे और एक कुछ जनसंख्या का समूह हुआ करता था। उन्हीं का जो मुखिया होता था, जो उनका प्रमुख होता था या नंबरदार होता था, उसी से सरकार टैक्स लेती थी और लगान लेती थी और वो नंबरदार अपने अधीनस्थों से वसूल अपने मतलब अन्य लोगों से, अपने गांव के लोगों से वसूलता था, अन्य किसानों से वसूलता था, ठीक है। ये बात इसमें सबसे अलग करता है। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। प्रारंभ में लगान कितना था? इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। प्रारंभ में 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 यानी 50% कर दिया गया। 1/2 कर दिया गया यानी 50% कर दिया गया ये महालबाड़ी व्यवस्था में, ठीक है। तो ये 50% ही वसूला जाता रहा लंबे समय तक।